आज हम प्रबंध पे बात करेंगे। प्रबंध का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर कहलाता है प्रबंध की अवधारणा एवं महत्व। मतलब कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अवधारणा की जहाँ तक हम बात करते हैं, प्रबंध की अवधारणा से तात्पर्य ये है कि लोग प्रबंध को किस किस रूप में समझते हैं, उनकी खुद की समझ के अनुसार वो प्रबंध की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे प्रमुख जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती हैं वो है कि प्रबंध का व्यापक अर्थ क्या है, प्रबंध को लोग किस प्रकार से अपना मत उसका प्रकट करते हैं, प्लस लोगों के विचारों के अंदर उसकी भिन्न भिन्न अवधारणाएं क्या हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रबंध जो है वो लोगों से कार्य करवाने, संगठन की उद्देश्य कला एवं विज्ञान है, संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है और इसके ज़रिए से हम उसका कार्य करते हैं। इसी प्रकार से इसकी अवधारणाओं में हम ये मानते हैं कि प्रबंध जो है वो उत्पादन के साधन के रूप में भी लिया जाता है, उसको व्यक्तियों के विशिष्ट रोग के रूप में भी लिया जाता है, उसको एक विषय के रूप में भी लिया जाता है, एक शाखा के रूप में भी लिया जाता है। कुछ लोगों का विचार है कि वातावरण के अनुसार वो बदलता रहता है। इस परिस्थिति के अंदर ये जो हमने शब्दावली देखी है ये सिर्फ ये बताती है कि हम किस प्रकार से अवधारणा को देख सकते हैं। जैसा यह चित्र है, यह चित्र ये बताता है कि लोग बाग सामान्यतः इसकी अवधारणा को कैसे लेते हैं। अगर हम कुछ अंधे व्यक्ति और एक हाथी को खड़ा कर दें और अंधे व्यक्तियों को अलग अलग जगहों पे खड़ा कर दें, एक को पूँछ के पास खड़ा कर दें, एक को पैर के पास खड़ा कर दें, एक को उसके शरीर के पास खड़ा कर दें, एक को उसकी सूंड के पास कर दें, एक को उसके दाँत के पास कर दें, एक को उसके कान के पास कर दें, तो क्योंकि वो अंधे हैं तो उनके हाथ में जो चीज़ आ रही है वो उसी को छूकर ये बता सकते हैं कि वह क्या देख रहे हैं। जैसे जो अगर पूँछ को पकड़ा हुआ व्यक्ति है तो वो ये बता सकता है कि वो किसी झाड़ू को या ऐसी चीज़ को कर रहा है जो जिससे कोई सफाई वगैरह की जा सकती है। एक दूसरा व्यक्ति है जो पैर के पास खड़ा है, वो ये समझता है कि वो जो है किसी खंभे को पकड़ के खड़ा है। जो शरीर के पास है वो सोचता है कोई किसी बिल्डिंग के या किसी बहुत भारी चीज़ को उसने पकड़ रखा है। जो सूंड के पास है वो व्यक्ति ये सोचता है कि कोई ऐसी वस्तु है जो कि हिल-डुल सकती है, गोल घूम सकती है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसी प्रकार से जो दाँत के पास खड़ा व्यक्ति है वह सोच सकता है कि ये कोई चुभोने वाली चीज़ है, या कोई इस तरीके। कान के पास खड़ा व्यक्ति ये सोचता है कि ये सूप है या कुछ इस तरीके की वस्तु है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अनुसार प्रबंध की अवधारणा अलग अलग है। हर व्यक्ति उसको उसी रूप में सोचता है जिस रूप में वो देख रहा है या उसको समझ पाता है या उसको छू पाता है, वो उसी रूप में उसको देखता है और वो उसी रूप में उसकी व्याख्या करता है। जबकि प्रबंध सिर्फ वो नहीं है जो कि वो बता रहा है, प्रबंध उससे बहुत कुछ व्यापक है। अगर हम पूरी पिक्चर हाथी देंगे तो वो हाथी है, लेकिन प्रबंध वो हाथी है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने क्षेत्र को ही देखता है तो केवल उसकी व्याख्या अपने क्षेत्र के रूप में ही करता है, लेकिन अगर उसके व्यापक स्वरूप को देखें तो वो उसको पूरा हाथी दिखेगा। तो इसलिए प्रबंध की अवधारणा जो है वो सबके उसमें अलग अलग है। अब जैसे हम बात करें प्रबंध की परिभाषा की बात है, सरलतम परिभाषा के रूप में हम जो कह सकते हैं तो वो मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा है कि प्रबंध की सरलतम परिभाषा क्या है, प्रबंध को दूसरों से कार्य करवाने की कला है। याद रखें, मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। प्रबंध की सबसे आसान परिभाषा मानी जाती है ये। इसके अनुसार प्रबंध क्या है, प्रबंधक क्या करता है, दूसरों से कार्य करवाता है।
कि कार्य को सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया, वो निर्देशन देता है और सामने वाला उस कार्य को करता है। तो प्रबंध क्या है, दूसरों से कार्य करवाने की कला है। दिस इज़ द ईजीएस्ट डेफिनेशन। दूसरी जो सबसे आसान परिभाषा जो हम कहते हैं वो है हैरोल्ड कून्स की परिभाषा। ये कहते हैं प्रबंध औपचारिक रूप से संगठनों का समूह एवं समूह में कार्य करवाने की कला है। अर्थात ये प्रबंध जहाँ भी किया जाता है वो औपचारिक, अगर हम संस्थाओं में करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, तो वो औपचारिक रूप से पहले हम संगठित समूह करते हैं कि कौन व्यक्ति उस कार्य को करेंगे, क्या करेंगे, कब करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा। फिर उन समूहों से कार्य करवाने की कला है कि किस तरीके से हमें कार्य को व्यवस्थित तरीके से समन्वित तरीके से कार्य को करवाना है। उस बात को ध्यान में रख के हमें कार्य को करना पड़ता है। एक और परिभाषा जो है वो ये कहती है प्रबंध एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने या उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसे लोगों के समूह में कार्य करने हेतु चयनित उद्देश्यों से पूरा करते हैं। तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि प्रबंध जो है वो क्या है कि एक वातावरण का निर्माण किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में एक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए समूह के द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु कार्य करवाया जाता है। ये कुछ परिभाषाएं जो हैं इसकी बहुत ही कॉमनली यूज परिभाषाएं हैं, जैसे प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूह में कार्य करवाने की कला है, या फिर प्रबंध चयनित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लोगों से कार्य करवाने की कला है। अब जो सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर वो है प्रबंध की प्रकृति या लक्षण या विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब ये है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि प्रबंध क्या है, प्रबंध की विशेषता क्या है, या हम किस चीज़ को देख के कह सकते हैं ये चीज़ें पाई गई तो प्रबंध पाया जाएगा। तो इन बातों में सबसे पहली बात जो आती है वो है प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। इट्स अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। विशिष्ट कार्य से मतलब है कि ये प्रबंध व्यक्तियों का नहीं होता। प्रबंध जो है हम जब कार्य करते हैं विशिष्ट कार्य के रूप में कार्य करते हैं इसको, कि हमें किसी संस्था के अंदर अब कार्य करना है तो हम किसी उद्देश्य के लिए, किसी विशिष्ट कार्य के लिए इस कार्य को करते हैं, तो ये प्रबंध एक विशिष्ट कार्य माना जाता है। दूसरा हम कहते हैं मानवीय कार्य है। मानवीय कार्य से मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, कंप्यूटर से नहीं करवाया जा रहा है, हम लोगों को से कार्य करवा रहे हैं। यहाँ पर हम कहते हैं एक परिभाषा बहुत काम में आती है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यानी व्यक्तियों का विकास, हम कार्य ह्यूमन एक्टिविटी हम लोगों से कार्य करवाते हैं तो उनको सिखाते भी हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं और उसके ज़रिए से हम उनकी नॉलेज को बढ़ाते हैं और फिर हम उनसे कार्य करवाते हैं। तो ये मानवीय कार्य है, अर्थात लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, लोगों के साथ किया जाने वाला कार्य है और लोगों के ऊपर किया जाने वाला कार्य है। फिर आता है तीसरा जो इसकी प्रकृति मानी जाती है वह है मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य। मानवीय संगठनों के प्रबंध के कार्य से तात्पर्य ये है कि हम पशुओं का प्रशिक्षण नहीं कर रहे। प्रबंधक जो होते हैं वो मनुष्य हैं, सोचने समझने की शक्ति रखते हैं और उनका प्रशिक्षण करके हम उनके ज़रिए से कार्य करवाते हैं। और ये मानवों का संगठन होता है, हम लोगों को संगठित करते हैं और एक उद्देश्य की तरफ उनको मूव करते हैं और फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर औपचारिक समूहों का संपन्न कार्य, दैट मीन्स इट टेक्स प्लेस इन ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप से मतलब ये है कि
जो समूह बनाए जाते हैं संस्था में, हर की एक टीम बनाई जाती है। जो कार्य करना है उसके लिए एक टीम तैयार की जाती है। उसमें उस टीम से संबंधित सभी कार्यों के विशेषज्ञ लोगों को रखा जाता है और इसीलिए उसे बनाया गया समूह माना जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं औपचारिक समूह, और उनके द्वारा अलग अलग कार्यों को संपन्न किया जाता है। इसी तरह 5वां जो आता है वो है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला। अब जो प्रबंधक होता है, जो उनका लीडर होता है, वो उस पूरी टीम में जितने भी लोग हैं उन टीम में कार्य करने वाले लोगों से अलग अलग कार्यों को करवाता है। कैसे? प्लानिंग करके, नियोजन करके, संगठन करके, निर्देशन करके एवं उनका नियंत्रण करके वह अपने संस्था के उद्देश्यों को पूरा कराने की कोशिश करते हैं। छठा इसी तरह क्या था, उद्देश्यपूर्ण और साउद्देश्य कार्य। कोई भी कार्य जो प्रबंध में किया जाता है वो बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता। जब तक किसी संस्था का कोई कार्य का उद्देश्य नहीं है तब तक हम उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते, नियोजन नहीं कर सकते, संगठन नहीं कर सकते, निर्देशन नहीं कर सकते, उसका नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए प्रबंध हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। जब तक उद्देश्य का निर्धारण नहीं किया जाएगा तब तक प्रबंध नहीं किया जा सकता है। 7वां आता है वातावरण मूलक, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी वातावरण जो उस बाहरी वातावरण के अंग हैं, और इसी तरह आंतरिक वातावरण के अंग जैसे कर्मचारी व उसके साधन संसाधन, बाहरी वातावरण के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण होता है। ये सब कार्य को प्रभावित करते हैं। किसी भी संस्था में कार्य किया जा रहा है तो वह आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, और जो आंतरिक जो मिडल और लोअर प्रबंध है वो आंतरिक वातावरण से प्रभावित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं वो एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं, और फिर ही वो जो है उनके तत्वों से गवर्न होकर, उनके तत्वों से हम जब कार्य करते हैं तो उन सबको ध्यान में रखते उस कार्य को संपन्न करते हैं। फिर आता है एक सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिव एक्टिविटी। प्रबंध जो है उसमें हर व्यक्ति समान रूप से कार्य नहीं करता। हर व्यक्ति की अपनी क्रिएटिविटी है, अपने कार्य करने का तरीका है, और वह उसी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, उसी प्रभावशीलता एवं दक्षता से कार्य करता है जैसे उसकी क्रिएटिविटी होती है। धीरे धीरे प्रशिक्षण और शिक्षण से हम उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, उसके सृजनात्मक कार्य को बढ़ा सकते हैं। और व्यक्ति, इसीलिए प्रबंधक से प्रबंधक के बीच में अंतर होता है। कोई प्रबंधक ज़्यादा सफल होते हैं, कोई प्रबंधक ज़्यादा सफल नहीं होते, क्योंकि हर का अपना क्रिएटिव वर्क होता है। इसके बाद जो है आता है वो है सार्वभौमिक क्रिया, दैट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी के रूप में हम ये मानते हैं कि कोई छोटी बड़ी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक कोई भी संगठन हो, उन सभी में ये समान रूप से प्रयोग में किया जाता है। और किसी भी कंट्री में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, हर कंट्री के अंदर प्रबंध का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसको एक सार्वभौमिक क्रिया कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस। फिर आता है सभी स्तरों पर व्याप्त क्रिया, अर्थात चाहे वो उच्च प्रबंध हो, मध्यम प्रबंध हो, लोअर मैनेजमेंट हो, उन सब लेवल पर अलग अलग स्तर पे काम करने वाले लोग अपने अपने तरीके से प्रबंध की कार्य को करते हैं। इसलिए प्रबंध को ये माना जाता है कि ये टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक हर लेवल में पाया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है और उसी के अनुसार वो कार्य को संपन्न करता है। फिर आता है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है से मतलब प्रबंध को करने के लिए हमें हमेशा एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस प्रक्रिया के ज़रिए से ही हम प्रबंध को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले प्लानिंग किया जाता है, यानी प्लान बनाया जाता है या नियोजन किया जाता है। फिर संगठन किया जाता है। संगठन से तात्पर्य कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, हम ये डिसाइड करते हैं। फिर हम
उसको उनके लिए स्टाफिंग करते हैं, यानी हम लोगों को चुनते हैं। वो लोग जो है वो कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, हम उसकी कार्य दक्षता के अनुसार उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं। फिर हम उसको निर्देशित करते हैं, यानी कि कैसे वो कार्य करेगा, कितने समय में करेगा, ये हम इसका निर्देशन करते हैं। फिर इसका मोटिवेशन करते हैं, यानी अभिप्रेरित करते हैं कि कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नियंत्रण, यानी उसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा कि भी जो हमने प्लान बनाया था शुरू में, उस प्लान के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हम उसका नियंत्रण करते हैं। अंतिम चरण पे आके जब हम ये देखते हैं कि हमारे प्लान के अनुसार कितना कार्य हुआ है, उस कार्य के अनुसार जो है अगर वो 60% हुआ है, 70% हुआ है या 80% कितना कार्य हुआ है, उसके अनुसार ही हम दोबारा से प्लान करते हैं, दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, दोबारा से कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये प्रक्रिया एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती। तो ये हमने देखा कि प्रबंध की प्रकृति क्या है, हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि प्रबंध जो है वो हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, ये हमें उसमें देखना पड़ता है। तो हम इसके अनुसार इसको देखते हैं।